हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं सीटेट पीवाईक्यू की सीरीज, जहां पर हम अगस्त 2023 पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम 3 छोटे सेक्शंस में इस पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के पेपर 1 से रिलेटेड दो वीडियो सीटेट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीफ दैट डैश। मतलब यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। तो ये कहता है समझ आधारित शिक्षण का जो विश्वास है, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है। लर्नर्स एबिलिटी एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी कैटर्ड विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। कि बच्चे की जो ये है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। सबसे पहली बात, समझ आधारित शिक्षण क्या होता है कि जहां पर बच्चे जो हैं वो चीजों को समझ कर पढ़ते हैं, और आपकी जो टीचिंग है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन, रूट मेमोराइजेशन इस पर आधारित नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कि लर्नर की एबिलिटी और उसकी नीड्स जो हैं वो डाइवर्स होती हैं, जो कि बिना स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के, बिना जो लेक्चर विधि है या सीधी सीधी सी जो विधियां हैं उनके बिना नहीं हो पाएगा। ये पहली चीज तो ये कहते हैं। दूसरी चीज, लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स एंड टीचर्स हैज द राइट नॉलेज। मतलब कि जो लर्नर्स हैं वो क्या है, पैसिव रेसिपिएंट हैं। जैसे कि पैसिव रेसिपिएंट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए कि कोई टीचर जो है वो लेक्चर ले रहा है, ठीक है, और बाकी के बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर को सुन रहे हैं, और वो ना तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ना ही वो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सिर्फ वो सुन रहे हैं जो आपका टीचर बोल रहा है। तो यहाँ पर जो लर्नर्स हैं वो कैसे लर्नर्स हो गए, वो पैसिव लर्नर्स हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा कहता है जितने भी लर्नर्स हैं वो पैसिव रिसिपिएंट है, और जो सही नॉलेज है वह सिर्फ टीचर के पास है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटेड एनवायरनमेंट टू डू सो। लर्नर्स जो है अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं जब उनको उस अनुकूल वातावरण दिया जाए, उस हिसाब से अनुकूल वातावरण उनको दिया जाए। ठीक है, इसके बाद है लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स। के लर्नर्स बहुत कम जानते हैं, और शिक्षण में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली फैक्ट्स से रिलेटेड है। जो टीचिंग है बेसिकली वो क्या है, कि आप फैक्ट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप फैक्ट्स बता रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो तथ्यों का प्रसारण जो है वही टीचिंग है। तो लर्नर्स कम जानते हैं और टीचिंग जो है वो क्या है, तथ्यों का प्रसारण है। ऐसा कहता है ये ऑप्शन। अगर हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बच्चे को उसकी समझ को विकसित करना है ना। उसकी समझ पर आधारित हमें अपने लेक्चर प्लान करने हैं, उसकी समझ को जो बढ़ा सके ऐसे लेक्चर्स को प्लान करना है। तो देखिए, ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, सिर्फ हम फैक्ट्स बच्चे को दे रहे हैं और बच्चा बहुत कम जानता है। सिर्फ हमने बच्चे को फैक्ट्स सिखाए, क्या इसमें बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्या उसकी समझ विकसित हो रही है, वो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, वह सिर्फ तथ्यों के बारे में पढ़ रहा है, तो उसमें समझ तो कहीं भी विकसित नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे अपने नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं जब उन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल सके। ये बात बिल्कुल सही है ना। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। लर्नर पैसिव रेसिपिएंट है, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग होगी? बिल्कुल नहीं। जब लर्नर जो होगा वो एक्टिव होगा, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करेगा, तभी जाकर उसकी जो लर्निंग है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी। ठीक है, और टीचर के लिए, जब टीचर बच्चों को ऐसी सुविधाएं, ऐसा एनवायरनमेंट देगा जहां पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, तभी तो बच्चा जो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेटर होगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीख पाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी कैटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। अगर हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक लेक्चर मेथड में टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पढ़ा रहा है, बस वही हो रहा है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप उनको सभी बच्चों को, चाहे उनके डाइवर्स नीड्स हों, और आपको एक समान रूप से आप उनको पढ़ा रहे हैं, या आप समान रूप से एक स्टैंडर्ड जो लेक्चर मेथड है वही आप दे रहे हैं, तो क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी।
राइट। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर बच जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर हम बच्चों को ऐसा फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट दें जहाँ पर बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो वही हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग होगी। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये बेसिकली आपके नॉलेज, आपकी पेडागोजिकल स्किल से रिलेटेड है, एंड आई होप कि आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। और जब आप एग्जाम में भी इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, तो आप आराम से अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करके, आपके क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? ओके, देखिए, उनको बच्चा है एक अमन, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जूझ रहा है, उसको समस्याएं हो रही हैं, तो टीचर कैसे हेल्प कर सकता है अमन की? एनकरेजिंग हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज, कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो पहले आइडियाज जो हैं वो आने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सही बात है ना? और उसको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एक मिलना चाहिए, जहाँ पर बच्चा क्या कर सके, अपने आप को अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके, एंगेज हो सके। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो टीचर करवा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड ऑप्शन कहता है टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है, आप बच्चे को कहिए कि आप इसे समस्या को छोड़ दो, इसको जाने दो, अगले अगले वाले क्वेश्चन को करके देखो। ठीक है, तो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को टालना सिखा रहे हैं एक से दूसरे पर, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वो यहाँ पर पहुंचेगा तो इसे यहाँ भी कठिनाई होगी। और हमारी एजुकेशन का मेन एम क्या है कि बच्चे को हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप करें, सो दैट उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन इंप्रूव हो, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर हो जाए। करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्करेज हिम, बच्चे को ही डिस्करेज कर दो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग रिस्क, कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे को डिस्करेज कर दो कि आप बिल्कुल भी इस चीज को मत करो, रिस्क मत लो बिल्कुल भी, आप इस तरीके से उसको डिस्करेज कर लो। अब अगर आप उसको डिस्करेज करोगे तो वो आगे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोटिवेट होगा ही नहीं, एंड ही विल फेल इन लाइफ अगर आप इस तरीके का एक्ट जो है वो बच्चे के साथ करते हैं। बच्चा हमेशा सहमा सहमा रहेगा, एंड वो एंजाइटी एंड सोशल इश्यूज वो बच्चे के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन कहता है प्रोवाइड हिम विद आंसर, कि सीधा सा बच्चे को क्या कीजिए, आंसर पकड़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा पहली बात तो अपने एनालिसिस नहीं कर पाएगा किसी चीज की, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटिंग स्किल्स नहीं आ पाएंगी, वो रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा बच्चा जब ऐसा होगा आने वाले टाइम में, एंड ही विल अल्टीमेटली जो हमारे एजुकेशन का गोल है उसमें फेल हो जाएगा, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ हमारा सही आंसर जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कि हम बच्चे को आइडियाज दें, हिंट्स दें, जिससे कि वो सही आंसर तक पहुंच पाए किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, सो एनकरेजिंग हिम कि आप ब्रेनस्टॉर्म कराइए, आइडियाज जनरेट कराइए और उसको एनकरेज कीजिए बच्चे को ऐसा करने के लिए, दैट विल बी द पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducive classroom environment for learning in middle classes centers around dash, मध्यम कक्षाओं में सीखने के लिए अनुकूल कक्षा वातावरण डैश के आसपास केंद्रित है। किसके आसपास केंद्रित है? कि हमें मिडिल क्लास का ध्यान रखना है। ठीक है, एक कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, कि हम उसमें फियर ऑफ पनिशमेंट डाल दें और एम्बेरसमेंट डाल दें। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई है, पहली बात तो उसको सजा दी जाएगी, और दूसरा उसकी आप बेइज्जती कर दें क्लास में खड़े होके कि आपने ये काम किया है, आपने ऐसा कर दिया, ये तो आपने गलत कर दिया। अगर टीचर इस तरीके का बिहेव करेगा तो कोई भी बच्चा आंसर देने से कतराएगा, एंड आगे से जो उसका पार्टिसिपेशन है वो भी जीरो हो जाएगा। ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य या एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां पर आप एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से पढ़ते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट सबसे अच्छा एनवायरनमेंट होगा व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास और एनी अदर सेक्शन ऑफ द क्लासेस। कॉम्पिटिटिव इथोस, मतलब कंपटीशन को ला दीजिए बीच में, एक बच्चा दूसरे बच्चे सिर्फ कंपटीशन रखे, कहीं पर भी सीखने की सिखाने की भावना ना हो, तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बच्चे आपस में सिर्फ कंपटीशन के लिए ही पढ़ेंगे, एक्सटर्नल आप रिवॉर्ड देंगे उस पर आधारित हो जाएंगे, और शायद उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो सीधा सीधा नीचे की तरफ चली जाएंगी। कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट, हमेशा देखिए, कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट आर गुड ऑप्शंस,
जब हम बच्चों की बात करते हैं। अब कंडीशनिंग आप कर रहे हैं, पर कंडीशनिंग जब आप करते हैं मिडिल क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग आप करते हैं लोअर क्लासेस में, है ना? प्री क्लासेस में कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ पर आप बच्चे को किसी चॉकलेट के लिए, किसी पेंसिल के लिए कोई रिवॉर्ड देते हैं और उससे बच्चा मोटिवेट होता है कि मुझे ये मिलेगा। लेकिन मिडिल क्लासेस में क्या होता है, इट इज़ मोर ऑफ अ पीयर टाइप ऑफ एज ग्रुप, जहाँ पर बच्चे ग्रुप्स बनाते हैं, है ना? दोस्ती करते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट कौन-सा हो सकता है, दैट इज़ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चे एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के सहयोग से चीज़ें करें। तो कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक जो शिक्षा है, दैट विल बी द बेस्ट सेंटर, जहाँ पर बच्चे का एनवायरनमेंट जिस चीज़ के लिए केंद्रित होता है किसी भी लर्निंग के लिए। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीव वाइगॉट्स्की एंड Piaget, these are the important topics for CTET, and I guess बार-बार CTET इसको रिफ्लेक्ट करता है। लीव वाइगॉट्स्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट क्या है, लीव वाइगॉट्स्की के अनुसार इसमें हमें ऑप्शन से बताना है। इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ये डिसकंटिन्यूअस है नेचर में बिल्कुल सम्मिलित नहीं होता। इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, कि ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग पर ही आधारित है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, के जो डेवलपमेंट है वो मैचुरेशन पर आता है, तो डायरेक्टली मैचुरेशन पर ही सीधे सीधे परिपक्वता पर ही से प्रमाण होता है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। अगर आपको याद है तो हम लीव वाइगॉट्स्की की थ्योरी को डिस्कस करते हैं जब भी, तो हम बात करते हैं बच्चा अपने सोसाइटी से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वही क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी। तो इसी से पता चलता है कि सोसाइटी का मेन प्रभाव रहता है, सोशल इंटरेक्शन का, कल्चर का मेन प्रभाव रहता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात करी है, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। सीधे सीधे आंसर है। थोड़ा सा जान लेते हैं लीव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज अ सोशल मीडिएटेड प्रोसेस। लीव वाइगॉट्स्की कहते हैं कि जो प्रोसेस है लर्निंग का या डेवलपमेंट का, वो एक सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है, जहाँ पर सोसाइटी का मेन एम होता है। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन और कल्चर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो सोशल लेवल पर बात हो या इंडिविजुअल लेवल पर क्यों ना हो। स्काफोल्डिंग का उन्होंने जिक्र किया है। इंस्ट्रक्शनल स्काफोल्डिंग कैन बी यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इन द क्लासरूम एंड अचीव इंडिपेंडेंस। स्काफोल्डिंग का मतलब है एक सपोर्ट देना, ठीक है, एक हेल्प देना। तो स्काफोल्डिंग मेजर रोल प्ले करती है जब बच्चे को इंडिपेंडेंस अचीव करनी हो या क्लासरूम में सीखना हो, पढ़ना हो, पार्टिसिपेशन करना हो, तो स्काफोल्डिंग का मेन रोल होता है। इट इज़ अ टूल फॉर ग्रोथ। स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स होते हैं और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी बात करी है, जिसे हम शॉर्ट में ZPD कहते हैं। यहाँ पे एक मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जो बच्चे को स्कैफोल्डिंग के थ्रू सपोर्ट करता है एंड बच्चे को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच की बात करी है लीव वाइगॉट्स्की ने। वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच का चाइल्डहुड के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये ही हेल्प करता है बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करने के लिए एंड सोशल डेवलपमेंट में भी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट स्पीच एक सेल्फ रेगुलेटरी है, जहां से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका रिलेशन सोशल इंटरेक्शन से काफी हद तक होता है। ये कॉग्निटिव टूल की तरह काम करता है और ये 3 से 4 साल की वर्ष में ये जो एज ग्रुप है इसमें काफी पीक पर होती है प्राइवेट स्पीच। क्लासरूम के यूजेस क्या क्या हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग में हेल्प करता है, सहयोगात्मक शिक्षा की तरफ हेल्प करता है और लेसन प्लानिंग में टीचर्स को हेल्प करता है, स्काफोल्डिंग असाइनमेंट्स में हेल्प करता है, रेसिप्रोकल टीचिंग और सोशलाइजेशन एंड प्ले में भी ये हेल्प करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर एन ओवरव्यू अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। और ये जितने भी टर्म्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द लीव वाइगॉट्स्कीज थियरी, एंड ये आता ही आता है क्वेश्चन, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू Piaget द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। तो 4 जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो अलग किस तरीके से हैं क्वालिटेटिवली अकॉर्डिंग टू Piaget, ये क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पर स्टेजेस की बात तो नहीं की गई है, लेकिन उनके क्वालिटी की बात जरूर की गई है। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड, कि हर कल्चर में अलग अलग तरीके से है, भिन्न संस्कृतियों में काफी भिन्नता है। इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड्स, ये दर्शाता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो एक मिनिएचर है, किसका? अडल्ट माइंड का, ठीक है।
ओके, आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि ये किस पर डिपेंड होता है, डायरेक्टली जेनेटिक कोड पर डिपेंड होता है बच्चे के। ठीक, तो जो भी चीज डेवलपमेंट हो रही होगी, जो भी चीजें हो रही होंगी, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो जेनेटिक पर ही डिपेंड होता है, ये इनका कहना है। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि ये एक यूनिवर्सल जो भी जितने भी स्टेजेस पियाजेट ने दिए हैं, वो एक यूनिवर्सल पैटर्न दिखाता है किसी भी बच्चे के विकास का, किसी भी बच्चे के विकास का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का एक यूनिवर्सल पैटर्न दिखाता है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, अगर आप पियाजेट की थियरीज के बारे में जानते हैं तो उन्होंने 0 to 2 years, करेक्ट, फिर 2 to 7 years, इस तरीके से, फिर 7 to 11 years, ऐसे करके उन्होंने अपने स्टेजेस को इलिस्ट्रेट किया है। और उन्होंने बताया कि जब बच्चा इस इसमें होता है, स्टेज में होता है, तो वो क्या करता है, उसके पास लैक ऑफ लैंग्वेज होती है, वो अपने सेंसेस के या मोटर रिफ्लेक्शन के थ्रू अपनी बातों को जाहिर करता है। यहाँ पर बच्चे के पास लैंग्वेज आ जाती है, जो एक मेजर टूल की तरह उसकी लाइफ में काम करता है, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स, नीड्स को एक्सप्रेस कर पाता है। और उसके पास अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं समझने के, चीज़ों को बयां करने के, ये सारी चीज़ें। तो जब अगर हम देखते हैं तो कहीं भी कल्चर की बात तो नहीं करते पियाजेट, ठीक है, वो माइंड्स की बात भी नहीं करते, वो जरूर ये कहते हैं कि कॉग्निटिवली बच्चा इस स्टेज तक ऐसा होता है ना, इस स्टेज में बच्चा ऐसा करता है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, वो ये भी नहीं कहते, बट हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि बच्चा जो है एक क्या कहते हैं, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। और कब वो किस एज क्राइटेरिया में होता है, और कब वो कितना सीखता है, कब उसके पास भाषा आती है, कब वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट एनिमल्स पैटर्न्स, डिफरेंट आपके लॉजिक्स को समझने लगता है, तो वो एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं बच्चे का। तो दिस इज द राइट आंसर। कहीं पर भी अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें अभी तक पियाजेट के डायरेक्टली थियोरी पर जो स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थियरीज, चाहे वो पियाजेट की हों, लीवी-गॉट्स्की की हों। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे फिर से अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले कुछ और प्रॉब्लम्स एंड विद देयर सोल्यूशन। एंड आई होप कि आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू विल लव टू वॉच दिस सीरीज अगेन, एंड आई होप दैट दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू। आज के इस लेक्चर में हमने लीवी-गॉट्स्की की थियरी, पियाजेट की थियरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये थियरीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, बाकी हमने पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आप इन दोनों थियरीज को थरली कंप्लीट कर लीजिएगा। इन केस के अगर आपको इसमें सपोर्ट चाहिए, देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे फॉर द वीडियो ऑफ लीवी-गॉट्स्कीज एंड पियाजेट की थियरी। आप वहाँ से भी इन थियरीज को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन अदर वीडियोज।